जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी डिस्कशन करने लग गए हैं कि भारत क्या कर रहा है। क्योंकि भारत के जो रसिया के साथ गहरे संबंध है, उन गहरे संबंधों में कहीं ना कहीं भारत अपना फायदा और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है, और वो इस मामले में किसी का दबाव भी सहन नहीं कर पाएगा। जबकि ये एक अलग बात है कि भारत की डील किस किस देश के साथ, कौन सी आर्म्स एक्ट की डील है क्या नहीं, वो एक अलग चीज है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लेकिन उसके बाद मतलब ये चीज आई और काफी सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी, इससे पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने लास्ट विजिट किया था, उसके बाद किसी ने नहीं। चले कोई नहीं, दैट नॉट लेकिन पाकिस्तान का नहीं रहा सर, उनके साथ ताल्लुक इतना नहीं रहा। जो भी है, बेशक 11 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, लेकिन हमारे उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप हुए। बिल्कुल जी हाँ, ट्रस्ट लेवल का प्रॉब्लम रहा, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान रहा, बिकॉज ऑफ इंडिया रहा। हम अमेरिकन कैंप का हिस्सा थे। आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप अमेरिकन कैंप का हिस्सा हैं तो फिर आप रशियन आपको क्यों क्लोज करेगा? थोड़ा सा सर आपको इंटरप्ट करो, आई एम सॉरी, लेकिन सर इस वक्त हिंदुस्तान दोनों को मैनेज कर रहा है। S-400 अभी रिसेंटली लिया, दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया, और उससे पहले मतलब उन्होंने क्वाड का हिस्सा बने इंडियंस, और बाकायदा उसके साथ 4 मुल्कों की जो एक तंजीम बनी है वॉर के लिए, तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड हिंदुस्तान है। सर हम क्यों नहीं कर सक रहे? हमारा क्या मसला है कि हम या तो एक तरफ हो जाते हैं, या बिल्कुल अपोजिट होते हैं, या बिल्कुल उनके साथ जाके गले लग जाते हैं? तो ये क्या बैलेंस नहीं लेके आ सक रहे होते? देखें, जब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि इंडिया इनिशियली सोवियत कैंप का हिस्सा था। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर जब सोवियत का डिक्लाइन आता है तो वो अमेरिकन कैंप का हिस्सा बन जाता है जी, ठीक है। और अभी इस बार उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के खिलाफ वोट दिया। सर ये बड़ा मतलब बड़ा पॉइंट ये देखें ना, ये चीजें ये हमें नजर आता है कि वो बड़ा वेल मैनेज कर रहे हैं। असल में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की बात है। अमेरिकन इंटरेस्ट था, उन्होंने बहुत कुछ बेचना था इंडिया को। रशियन इंटरेस्ट था, उन्होंने भी बहुत कुछ बेचना है इंडिया को। और इंडिया स्टॉक पाइल कर रहा है वेपनरी का और बहुत सारी और चीजों का, और उसको उन्होंने वॉर इंडस्ट्री में हमेशा से आपसे हमारी डिस्कशन होती रहती है। वॉर इंडस्ट्री बड़ा तगड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा कारोबार है, हर कोई इसको जिंदा रखना चाहता है। अमेरिका ने सामान बेचना है, वो इंडिया को बेचेगा, पाकिस्तान को बेचेगा। कश्मीर का मसला हल करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। क्यों? अगर ये मसला हल हो गया तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हमारी आर्म्स रेस, स्टॉक पाइल का बढ़ना आधे से भी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इसमें ना इंडिया का कमाल है कोई बहुत बड़ा, ना पाकिस्तान कोई इस किस्म का कमाल कर सकता है। हमने वेपन खरीदने, S-300 की कॉस्ट देखे ना कितनी है, S-400 की इंडिया, हाँ इंडिया S-400 की, सॉरी। अब इंडिया में गरीब लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हाल है। मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहा, लेकिन हम दोनों वेपन के ऊपर वेपन इकट्ठा करते फिर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने एक दूसरे के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने के लिए उसको इकट्ठा किया कि हम हमारा एज रहे, हमारा डिटरेंट है। से मेरी बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा, बल्कि उनके उस वक्त गालिबन राजनाथ सिंह साहब का या किसी का स्टेटमेंट भी आया था कि S-400 नॉट फॉर पाकिस्तान, इट्स फॉर चाइना। गालिबन मोदी जी ने तो लग भी ऐसे रहा है, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए। चाइना शायद उनको वो ज्यादा मतलब खतरा इस वक्त लग रहा होता है। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान उन पे ट्रस्ट नहीं करता, हम पे नहीं करते, ये हमारी हिस्ट्री और शायद अब पता नहीं कब तक रहेगी। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम चाइना से ज्यादा परेशान है, ना कि पाकिस्तान से कोई हमें इतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम है। देखिए, चाइना इंडिया रिलेशनशिप, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। वो जिसके लिए मर्जी स्टॉक पाइल करें, वो इशू नहीं है। मेरा इशू ये है, या जो आप जो बात कर रहे हैं ना, कि हमारी जो वॉर इंडस्ट्री है दुनिया की, उसकी कंज्यूमर मार्केट पाकिस्तान इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाइना के खिलाफ बेशक वो इकट्ठा कर रहा है, जो मर्जी दुश्मन हो उसका, लेकिन अमेरिका बेच तो रहा है सामान। सर मतलब रूस सामान की रिपोर्ट आई थी, सिप्री की गालिबन 2020 की रिपोर्ट मुझे याद आ रही है कि सऊदी अरेबिया सर सबसे बड़ा परचेजर था, मतलब दुनिया में कि जो
किसी के साथ अभी तक उनकी मतलब मुझे नहीं लगता कि इराक के साथ जंग थी, वो भी अमेरिका ने भी रीसेंट पास्ट में जो गल्फ वॉर हुई वो उन्होंने लड़ी, उससे पहले गालिबन इराक के साथ थोड़ा बहुत अगर हुआ वो सदाम गए, उसके बाद कुछ भी नहीं, इजराइल के साथ भी उनकी सुलह हो गई है। लेकिन सर 110 अरब डॉलर का उन्होंने वेपन खरीदा, मतलब हमारा पूरा बजट नहीं है, पूरे पाकिस्तान का बजट सर 70 अरब डॉलर का बनता है, पूरे पाकिस्तान यानी उससे चलता है, 23 करोड़ लोग आते हैं उसमें से। लेकिन सर वो कर रहे वही हाँ, ये देखो फखर, ये जो चीजें हैं ना, ये स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, उसमें उनका सर्वाइवल उसी सूरत में है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। वो इकोनॉमिकली तब स्ट्रांग होंगे जब उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और उससे वो प्रॉफिट उठाएंगे। मार्केट में कैसे बिकेगा? अगर दुनिया में अमन होगा। दुनिया में अमन नहीं होगा तो वॉर इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। वॉर इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो ये लोग उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाएंगे, अपनी मुल्क में तरक्की करेंगे और दुनिया को लड़ाते रहेंगे। अफगानिस्तान की 20 साल की मिसाल सबके सामने है, वहां कितने अमेरिकन ने फायदा उठाया। बहरहाल ये तो रहेगी। हम वापस आते हैं जो डिस्कशन बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चल रही थी। कमिंग बैक टू कि देखिए पाकिस्तान का अमन किसके फायदे में है और पाकिस्तान की बदअमनी किसको फायदा पहुंचा रही है, ये इश्यूज हैं। अमेरिका यहाँ से निकलता है, शिकस्त खा के निकलता है, नहीं खा के निकलता है, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके निकलता है, कुछ पार्टली रह जाते हैं। क्या अमेरिका यहाँ से मुकम्मल तौर पर चला गया है या वो वापस आएगा, किस सूरत में वो आएगा? ये मसाइल हैं जो कि इस रीजन में हैं। इस रीजन को यूरेशिया, जो नया नाम चला कुछ अरसे से, यूरेशिया एक टाइम में ग्लोब को कंट्रोल करेगा और पाकिस्तान बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उस यूरेशिया का हिस्सा है। और अभी देखें चाइना, रूस, ये दो उभरती पाद नहीं है, ये ग्लोबल पार्स हैं और इस रीजन की पार्स हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि हमने, अभी वो बहुत क्रिटिसिज्म पे चला जाऊंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इतने ज्यादा हैं। लोग कहेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं, मसाइल ना हमारे, हमने हल किए हैं कुछ, लेकिन हमने दुश्मन भी बहुत पाले हुए हैं। चाहे वो इंडिया की सूरत में है, चाहे वो अमेरिका से नाराजगी की सूरत में है, चाहे टीटीपी है, चाहे बलोच सब नेशनलिस्ट हैं, चाहे सेक्टेरियनिज्म है, चाहे टेररिज्म का एक फिनोमेना है जो 20 साल में चला और उसने पीटीएम जैसे लोगों को जन्म दिया, टीटीपी को जन्म दिया और आईएसआईएस अफगानिस्तान में आई, आईएसआई के उधर आई। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और फिर जो रिलीजन है ना, बदकिस्मती से इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो जाती फायदों में हो, चाहे वो एक नैरेटिव को चलाने में हो। ये नैरेटिव्स हैं जो उनको चलाने में इन सारों चीजों का इस्तेमाल। ये जो खुदकश आया, वो खुदकश किस लिए आया? उसको कहा गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया कि तुम एक जन्नत में जा रहे हो और उस जन्नत में जाने के लिए उसको इन तमाम वो कहते हैं इक़दामात का उसने आके खुदकश किया। वो इस मूड में होगा या सोच रहा होगा कि वो जन्नत में चला गया है, ठीक है ना। अब इन सारों के जाने के बाद वो क्या गया, किधर गया, ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर बात बिल्कुल। लेकिन उसने नुकसान कितना बड़ा पहुंचा दिया और ये आज नहीं पहुंचाया। ये जो खुदकश वाला फिनोमेना है, ये किधर से इमर्ज होता है? ये इसी से इमर्ज होता है कि आप एक यूथ को, एक बच्चे को जो कि 16 ईयर 14 ईयर से शुरू होकर 20 ईयर्स तक, अर्ली 20 तक जाता है, वो ब्रेन वॉश्ड होता है। उसको कौन यूज कर रहा है? खुदकश का फिनोमेना और ये जो फिदाई का फिनोमेना है, ये जो दूसरे को काफिर का डिक्लेयर करने का फिनोमेना है, ये जो इकट्ठे एक मस्जिद में एक इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ने का फिनोमेना है, ये क्या है? ये रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है। और ये रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन क्यों होती है? वो लोग जो कि इस से अपना जाती फायदा, अपने उस नैरेटिव को बिल्ड करने का फायदा और किसी और के बिहेस्ट के ऊपर ये फायदा, ये तमाम मुल्कों में होता है। तो हम लोग खास तौर पर
اس میں اس لیے آ گئے کہ ہمارے ہاں جو ریلیجس ڈیوائڈ ہے وہ ایکسٹریم پہ جا چکا ہے, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے. ہمارے علماء بڑا رول پلے کر رہے ہیں اس میں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ وہ جو بیڈ سائڈ آف دی پکچر ہے کہ ہمارے دشمن بھی اچھے خاصے ہیں نا, ان کو مل جاتے. ایک چیز ٹائم ختم ہے, لیکن ایک چیز ہمیں سر ماننی پڑے گی کہ مختلف ایسی پالیسیز 80s میں جو ہماری پالیسیز بنی, اس نے اس طرح کا سیکٹیرین وائلنس کو سر اس نے مطلب جسے کہتے ہیں پروموٹ کیا گیا اور جنم دیا, اور آج اسی کو ہم بالکل آپ نے بالکل اس کا صحیح خاکہ پیش کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر بھی سر لشکر طیبہ, جیش اور اس طرح کے لوگ جو ہے, کیونکہ یہ اگر ہم 10 سال یا 15 سال کی ہسٹری کھول کے دیکھنے تو ہمیں یہ اس طرح کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. کیونکہ ISIS کے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈائریکٹلی وہ یہاں پہ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ان کو بیک اپ سپورٹ دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کے واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں افسوسناک قسم کے, جس میں اتنا جانی نقصان ہوتا ہے اور جو ملک کو باقی انٹرنیشنل لیول پہ نقصان ہوتا ہے تو وہ سر کہیں سے بڑا ہے. سر بہت شکریہ.